बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। द्रुशी पढ़ना। अच्छा जी, लास्ट लर्निंग कर्व के ऊपर डिस्कशन चल रही थी और कितने क्वेश्चंस कर लिए थे उसके? क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए जनाब। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है टाइम टेकन फॉर फर्स्ट यूनिट। पहला यूनिट बनता है 60 आवर्स में, लर्निंग रेट 90% है, बजटेड प्रोडक्शन फॉर 2025 2025 में कितने बनाने हैं? 80 यूनिट्स बनाने। करंट टोटल प्रोडक्शन अप टिल 31 दिसंबर 24 तक 1 से लेकर 150 यूनिट बन चुके हुए हैं। ठीक है, ये जो 150 लिखा हुआ है इसका मतलब 1 से लेकर 150 तक यूनिट बन चुके हुए हैं, ये मतलब है। और अगर पता जो लर्निंग कर्व चलता है ना वो क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन में चलता है। किसमें चलता है? यहाँ पे जो हमारे पास ये प्रोडक्शन यूनिट प्रोड्यूस होते हैं और लर्निंग कर्व आपको पता है जो यूज होता है वो क्यूमुलेटिव यूनिट्स भी होता है। क्यूमुलेटिव यूनिट्स भी होते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि अगर 2024 जो है वो खत्म हो गया है और 150 यूनिट बन चुके हुए हैं तो 1 से लेकर 150 तक तो हो गया होगा। अब मुझे आगे 80 यूनिट और बनाने। ये जो 80 यूनिट और बनाऊंगा 150 के अंदर 80 ऐड करूंगा, फिर टोटल कितना बन जाएगा? 230। फिर कितने बन जाएंगे? 230। फिर 230 के लिए मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये बात समझिए और समझाता हूं। दो 2024 तक 150 यूनिट तो चल चुके। इसका मतलब ये होगा यूनिट 1 से लेके यूनिट 1 से लेके 150 तक बन चुके होंगे। यूनिट 1 से लेके 150 तक बन चुके होंगे। या ऐसे कर लो, थोड़ा पास कर लेते हैं। यहाँ पर आ गया हमारे पास 31 दिसंबर 24 और यहाँ पे 150 यूनिट बन चुके होंगे। क्लियर हो गया? और ये वाला इलाका है 2025 का, ये 2025 का इलाका है, उसका इलाका 2000 बनाने हैं 80 बनाने हैं, तो मुझे तो इनका 80 का चाहिए टाइम। ठीक है, लेकिन हमें पता है जो लर्निंग कर्व चलता है वो क्यूमुलेटिव यूनिट्स पे चलता है। वो ये नहीं कि अगले 10 यूनिट वो पिछले का सारा वो। ठीक है, तो 150 प्लस 80 करेंगे तो आंसर कितना आया? 230। इसका मतलब ये है मुझे सिर्फ इन 80 का टाइम चाहिए, तो लर्निंग कर्व से इस 80 का टाइम कैसे निकालूंगा? पहले जब मैं लर्निंग कर्व लगाऊंगा तो जो लर्निंग कर्व होगी वो मुझे 1 से लेके 230 तक लेके जाएगी। वो मुझे यहां से यहां तक वक्त बताएगी कि अगर 1 से लेके 230 तक यूनिट बने तो इसका इतना वक्त लगेगा, क्योंकि उसने क्यूमुलेटिव चलना उसने। और फिर उसके बाद दोबारा उसे पूछूंगा, वो मुझे फिर 1 से लेके 150 तक का वक्त बता देगी। लर्निंग कर्व 1 से लेके 150 का वक्त बता देगी। अगर मैं नीले वाले में से ब्लैक वाले का वक्त माइनस कर दूं तो फिर ये मेरे 80 का वक्त नहीं आ जाएगा? ये वाला वक्त नहीं आ जाएगा। मुझे तो ये चाहिए, इस 80 का वक्त चाहिए, इस 80 का वक्त चाहिए। वो कैसे आएगा? 230 का टाइम, 150 टाइम, दोनों को माइनस करूं फिर 80 का टाइम ऐसे आएगा। ये डायरेक्ट 80 का नहीं आ सकता। अगर आपको सर 2025 में 80 यूनिट का लेना, सर 80 का ले लेते, वो जब
80 का आप लोगे ना, वो शुरू वाले 80 का ले लेगा, फिर 1 से लेकर 80 तक का ले लेगा, वो तो गलत होगा। 50 तक तो हम एफिशिएंट हो चुके हैं। बस समझ आ रही, और समझो, समझ। फिर इसका मतलब क्या है, मुझे कैलकुलेशन करनी है x इज इक्वल टू 230 के लिए, और x इज इक्वल टू 150 के लिए। दोनों को माइनस करके मेरा 80 आ जाएगा 2025 वाला। ये सवाल देखें, समझ लिख कोई डायग्राम से देखें जरा, ठीक है, सॉल्व करें हम। हाँ जी, मैं इनके 2025 में जो मैं 80 यूनिट बनाऊंगा, इनके ऊपर कितने घंटे लगेंगे वो मुझे वो कैलकुलेट करना है। नहीं ऐसे नहीं करना ना, ये तो सिखा रहा हूँ यार। हाँ वो एक का है, नहीं फिर गलत आएगा ना, वो आएगा, वो आता है फॉर एग्जांपल आपने 150 पे रखा, वो 150 यानी कि 150वां यूनिट जो बनेगा इतने टाइम पे बनेगा, मल्टीप्लाई बाय 150 करोगे तो वो 150 यूनिट का टोटल घंटे लेकर आएगा आपके पास। अगर आप 230 पे रखते हो ना, मान लो आप कहते हो 230 आ गया, तो वो जो 230th यूनिट बनेगा ना, वो उसका वक्त बताएगा। मल्टीप्लाई बाय जब 230 करूंगा तो 230 यूनिट के टोटल घंटे आ जाएंगे, ठीक है। तो फिर मुझे तो सिर्फ 2025 में ये जो 80 घंटे मैंने 2025 में काम किया, मुझे सिर्फ इसका वक्त चाहिए। तो इसका वक्त क्या होगा, फिर 150 के टोटल घंटे फाइंड करेंगे, फिर 230 में से 150 के घंटे माइनस करूंगा, फिर ये वाले 80 यूनिट के घंटे आएंगे मेरे पास। सही है, अच्छा जी, करवाएंगे, करते हैं, चलो मैं करवा देता हूँ, आ जाए जरा। तो सबसे पहले आप क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, आप करेंगे 230 x इक्वल टू 230, क्योंकि 2025 के लिए ना, तो 2025 के लिए क्वेश्चन 3 है, तो 2025 के लिए कैलकुलेशन चल रही है हमारी। तो सबसे पहले x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 230 आ जाएगा। चलेंगे x 30, पहला यूनिट कितने देर में बनता है, 60 घंटे बनता है। सो y इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाय 230 के पास अर्निंग कर कितना है, 90% है, तो 90% कन्वर्ट कर लो, बताओ क्या आता है, -0.1520 आ गया। तो पावर ले लेंगे, -0.1520 आ गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 230 यूनिट बनाया उसका वक्त आया, पर मुझे पूरे 230 का चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाय 230 कर दूंगा, तो यहाँ से 230 घंटे का वक्त आ जाएगा, 6038 6038 आवर्स आ गए। डन हो गया। अब इसमें से माइनस क्या करना है मैंने, x इक्वल टू 150, हाँ जी जनाब, 4202 आवर, इसको माइनस कर दें तो ये मेरे पास आ गया क्या, 1836 आवर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गए 2025 की 80 यूनिट्स टाइम, ये आया। क्लियर, आप शुरू वाले 80 नहीं ले सकते, उसका लर्निंग का तो बहुत पीछे होगा ना, ये बात समझ आई। तो जब भी आपको किसी इंटरवल के बाद वो यूनिट पूछेगा, तो आपने फिर एक्यूमुलेटिव इफेक्ट से चलना है। बात समझ आई और समझाऊं आप, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो फिर। टाइम टेकन फॉर फर्स्ट यूनिट आ गया, लर्निंग कर 95% आ गया,
करंट टोटल प्रोडक्शन अप टिल 2024 तक कितने यूनिट बना लिए थे? 150। इसका मतलब 1 से लेके 150 तक लर्निंग कर्व लग चुका हुआ है। बजटेड प्रोडक्शन फॉर 2025 में कितने यूनिट बनाने हैं? सिर्फ 60 बनाने हैं। तो पीछे वाला सवाल है ना, पहले 80 था, अब 60 आ गया। मटेरियल कॉस्ट आ गई, लेबर कॉस्ट आ गई, एफओएच कॉस्ट आ गई, ठीक है। और मटेरियल कॉस्ट 250 पर आवर है, पर लेबर आवर है, तो मल्टीप्लाई बाय लेबर आवर से करेंगे तो टोटल लेबर कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। करते हो कैलकुलेट? करो जरा। टोटल कितना है, टोटल घंटे बता दो मुझे कि 60 यूनिट बनाने 2025 में, उसका क्या है? क्योंकि मुझे कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर 2025 की चाहिए। टू टू सेवन 1 आवर्स, चलो ठीक है, कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं। लर्निंग रेट क्या है? -0.0, ये लर्निंग रेट आ गया आपके पास, ठीक है जी। और आपने चलना है, ये डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको, इसी से मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, बना रहा होता हूँ, वरना मुझे भी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो 150 यूनिट यहाँ पे आ गए, और हमने अपने वाले सामने से 60 बनाने, तो टोटल कितने बन जाएंगे? 210। सो 210 में से 150 माइनस करूँगा तो 60 का टाइम आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। सो ये दो चाहिए मुझे, 210 और यहाँ से ये 150, ठीक है। दो सौ दस का टाइम कितना आता है? एट फोर एट थ्री, और दूसरा क्या है? इक्वल टू 150, सिक्स टू 1 2, डबल टू 7 1 आवर्स आगे 2025 के 60 यूनिट्स,
का वक्त इतना आया 2271, ठीक है। अब हम कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड कैलकुलेट करना। सो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 2025 के लिए डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आ जाए कितना है 700 पर यूनिट, और नंबर ऑफ यूनिट कितने हैं हमारे पास 60। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी आ गई, कितने घंटे हैं 2271 मल्टीप्लाई बाय 250, आंसर 5677 567750, और एफ एच आ गया। एफ एच किसके ऊपर कैलकुलेट हुआ है, पर आवर है, सो 2271 इंटू 100 आ जाएगा। तीनों को ऐड कर देंगे, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगी। जनाब कितनी आती है जी 836850, ये मेरे पास आंसर है। ठीक है जी, कोई मसला, चलो जी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 में नया कॉन्सेप्ट आ गया। अब प्रोडक्शन इज डन ऑन बैच वाइज, अब बैचेस वाइज आ गया। अब बैच यानी कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम अगर सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री बना रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक में पूरे एक बैच में 10,000 बोतलें बांध रहे हैं। जैसे कि हम ब्लड सैंपल चलाते हैं, उसमें ब्लड सैंपल क्या कहते हैं 100 का बैच चलाते हैं, और ब्रेड्स बनाते हैं तो ब्रेड के बैच चल रहे होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब बैच वाइज अगर प्रोडक्शन हो जाए, सो टाइम टेकन फॉर फर्स्ट यूनिट नहीं आज क्या जगह 60 आवर्स, लर्निंग रेट 85 है, करंट टोटल प्रोडक्शन अप टिल 2024। अब 2024 तक जो है ना वो 1500 यूनिट बन गए हैं, पर हमने ये देखा यार 1500 यूनिट अगर बन गए तो हम तो यूनिट बना ही नहीं रहे। हमारा हमारा जो लर्निंग चल रहा है, टाइम टेकन चल रहा है, वो फर्स्ट बैच है चल रहा है, तो यूनिट्स में तो मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए ही नहीं है। बस समझ आ रही, तो इसका मतलब मुझे इसको बैचेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मुझे इसको बैचेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम जो दिया जा रहा है पहले बैच का दिया जा रहा है। अगर टाइम पहले बैच का दिया जा रहा है तो हमने देखना 24 में बैच कितने लगे होंगे और 25 में बैच कितने लगे हैं, पर वो दे रहा हमें यूनिट्स। अब कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन देगा जिससे मैं यूनिट से बैच में जा सकूं, और 25 में कितने यूनिट बनाने हैं 700। हाँ, ये वो आ गया जिसका हमें इंतजार था। प्रोडक्शन इज मेड इन बैचेस ऑफ 50 यूनिट ईच, एक बैच में 50 यूनिट जाते हैं, एक बैच में 50 यूनिट बनते हैं। फिर 1500 यूनिट में कितने बैच बनेंगे, डिवाइडेड बाय 50 कर दूंगा, डिवाइडेड बाय 50 कर दूंगा, तो इसको डिवाइडेड बाय 50 कर दिया तो 30 बैचेस 2024 में बन चुके हुए हैं, और हमारे वाले टाइम में कितने बनने हैं 14 बैचेस। तो अब मैं डायग्राम कैसे बनेगी मेरी, इसका मतलब ये हुआ ये 24 है, 24 तक 30 बैच बन चुके हुए हैं, और हमारे वाले टाइम में से 14 बनने हैं, तो टोटल कितने बनेंगे 44। टोटल कितने बनने हैं 44, तो आंसर कैसे आएगा 44 माइनस 30, 44 माइनस 30, 44 में से 30 को माइनस करूंगा तो ये मेरा 14 का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलना बस ये मसला था।
मटेरियल कॉस्ट 50 पर यूनिट है, लेबर 50 पर यूनिट है, बजटेड ओवरहेड 250% डायरेक्ट, बजटेड कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड चाहिए, एवरेज टाइम रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट 50 यूनिट चाहिए, फर्स्ट 50 बैचेस, सॉरी ओह मसला आ गया, पहले 50 बैचेस का भी टाइम मांग लिया उसने, वो तो हमारे गेम में है ही नहीं है। हाँ चलो पहले पहले वाला तो करो, पहले वाले में तो मेरा नहीं खल कोई मसला, करो फिर जल्दी से, फिर आगे चलते हैं वन बाय वन। हाँ जी 30 और 44 हो जाए, रिक्वायरमेंट वन करनी है ना आपने, बजटेड कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड ये फाइंड करना आपको। हो गया? एटी फाइव का लर्निंग रेट क्या आता है? -0.2344। आंसर 1087 आवर, और फिर आ गया x इक्वल टू 30। कितना आंसर है इसका? 811 आवर आ गया, माइनस करें जरा, 270 276 आवर्स आ गए। डन हो गया? ये हमारा पहले वाला आंसर अभी नहीं आया, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड निकालना है, ये रिक्वायरमेंट नंबर 1 थी। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड पर आ जाए, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और एफ वॉच आ जाएगा। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितनी है यार? 50 मल्टीप्लाई बाय 700, 50 मल्टीप्लाई बाय 700, क्या आंसर है? 35,000। और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट किसके ऊपर है? पर आवर है, 300 पर आवर है। सो 276 मल्टीप्लाई बाय रेट क्या है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का? 300। आंसर और एफ किसके ऊपर है? 250% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। सो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 2 मल्टीप्लाई बाय 2.5, क्या आंसर आता है? 07,000।
क्या आंसर आया? एक मिनट, 324, ठीक है। ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ गया, डन हो गया। ये रिक्वायरमेंट 1 डन हो गया। अब रिक्वायरमेंट 2 पे आ जाए जरा। रिक्वायरमेंट 2 पे क्या कह रहा है? एवरेज टाइम रिक्वायर्ड फॉर पहले 50 बैच। तो फर्स्ट 50 बैच का अगर मुझे टाइम चाहिए, अगर फर्स्ट 50 बैच का मुझे टाइम चाहिए, तो फर्स्ट 50 बैच का टाइम कैसे आएगा? तो ठीक है, एक्स इक्वल टू 50 कर दूंगा, एक्स इक्वल टू क्या कर दूंगा? 50 कर दूंगा, ठीक है। तो ये एवरेज टाइम आ जाएगा फर्स्ट 50 बैच का। फिर वो टोटल टाइम आ जाएगा। हम्म जी, क्या आंसर आया? ये कैसे आया? एक्स इक्वल टू 50 करके, एक्स इक्वल टू y इज इक्वल टू इसका आंसर बताओ क्या है? क्या आंसर आया? 24 आवर। ये वो एवरेज टाइम है, एवरेज टाइम रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट 50 यूनिट। ये वो वाला है, ये वाला एवरेज क्यूमुलेटेड टाइम पर यूनिट आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ 50 यूनिट, ठीक है। जो पहले 50 यूनिट बनेंगे, पहले 50 यूनिट का एवरेज टाइम ये है, ठीक है। और ये जो एवरेज टाइम बनेगा, एवरेज टाइम बनेगा, ये क्यूमुलेटिव टाइम बनेगा फर्स्ट 50 यूनिट्स का। ये फर्स्ट 50 यूनिट्स का एवरेज टाइम ये बनेगा, ये एवरेज टाइम पर यूनिट है 50 यूनिट का। ये टोटल 50 घंटों का टाइम नहीं है, ठीक है। सो एवरेज टाइम रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट 50 यूनिट, दोबारा पढ़े जरा। एवरेज टाइम रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट 50 यूनिट, जो पहले 50 यूनिट बनने वाले हैं उनका एवरेज टाइम क्या है? ये उनका एवरेज टाइम है, ये एवरेज है, एवरेज है, टोटल नहीं है ये। और अगर मुझे टोटल टाइम चाहिए तो मल्टीप्लाई 50 कर दूंगा, जैसे मैं पीछे करता आया हूँ, ऐसे करते थे ना। एक्स इक्वल टू 44, जब एक्स इक्वल यहाँ तक क्या था? पहले 44, फर्स्ट 44 आवर मल्टीप्लाई 44 किया, अब 44 आवर का टोटल टाइम आ गया। ये क्या 30, पहले 30 घंटों का एवरेज, ये एवरेज टाइम आता है, एवरेज टाइम आता है, यहाँ से एवरेज आता है। फिर 30 घंटों का टोटल टाइम क्या, मल्टीप्लाई 30 कर देते थे हम। अब उसने पूछा कि मुझे फर्स्ट 50 का टाइम था, तो फर्स्ट 50 तो यहां तक ब्रेक लगा दूंगा ना मैं। और अगले ही सवाल में उसने पूछा टोटल टाइम बता दो, तो तब यही करूंगा। इस 24 मल्टीप्लाई दूंगा, और अगर मुझे कंबाइन करना है तो कंबाइन ऐसे करूंगा। मल्टीप्लाई 50, अब ये पहले 50 घंटों का टोटल टाइम है। क्या आंसर है? 1200। और नहीं, वो गलत था,
हाँ वो गलत हो गया था, वो वैसे नहीं बनेगा। कल जो मैंने कहा था शायद 50th यूनिट कहा था। हाँ हाँ नहीं नहीं नहीं, वो गलत हो गया, वो गलत नहीं नहीं, गलत वो गलत था। अगर मैंने ये कहा था कि x इक्वल टू 50 है, यहाँ पे अगर मैं इतनी कैलकुलेशन करता हूँ इतनी, और ये इसका मतलब ये जो 50वां यूनिट होगा, कल मैंने शायद यही कहा था ना, जो 50वां यूनिट होगा वो 24 घंटे नहीं, इसका मतलब ये एक से लेके 50 तक का ये एवरेज टाइम है, ये 50वें यूनिट का टाइम नहीं है। यानी कि 50वां यूनिट कितनी देर में बना है उसका टाइम नहीं है, ये है 1 से लेके 50 तक टाइम। यानी कि एक देखो ये ऐसे हो रहा होगा ना, ये क्यों जरूरी है, ये बात जरा समझनी है। जब मैं 1 से लेकर 10 तक बनाऊंगा एफिशिएंट होऊंगा, 10 से 20 तक और टाइम कम होगा, 20 से 30 और टाइम कम होगा, 30 से 40 और कम होगा, और 40 से 50 और टाइम कम होगा। अब 1 से लेकर 50 तक टाइम कम हो रहा है, अब 1 से 50 तक टाइम इंटरवल हर एक यूनिट ज्यादा उससे टाइम कम हो रहा है, पर कितना कम हो रहा है ये मालूम करना बहुत मुश्किल है। इसके लिए क्या करते हैं, 1 से लेकर 40 का अगर मुझे एवरेज मिल जाए, यार एवरेज टाइम कितना है 1 से लेकर 40 तक का, वो ये है, यानी कि 1 से लेकर 40 तक का एवरेज टाइम 24 घंटे है। अब अगर हमने 50 बनाने हो तो कितने होंगे, वही आ जाए सही। तो ये एवरेज टाइम आता है 1 से लेकर 50 तक का। बेशक यहाँ पे लिख लें, यहाँ पे लिख लें एवरेज टाइम 1 to 50, और यहाँ पे लिख लें टोटल टाइम 1 to 50। अब शायद कुछ बात क्लियर हो जाए। ऊपर वाला एवरेज टाइम 50 यूनिट्स बना देगा 1 से लेकर 50 तक। जी बात समझ आई। अब आगे चलें आगे। अब वो वाली बात है जो मैंने कल कर दी थी, टाइम रिक्वायर फॉर 50th बैच, यानी कि 50th यूनिट का, यानी कि 50वां यूनिट का बनेगा उसका वक्त, कि जो अगर मैं 50वां यूनिट वो कितना वक्त लेगा। अब ये समझिए, अब 50वां यूनिट जो है वो उसका वक्त निकालना है मुझे, और अगर पता है लर्निंग चलता है क्यूमुलेटिव यूनिट के साथ, क्यूमुलेटिव बैच के साथ, तो 50वां यूनिट क्या करूं, क्या x इक्वल टू 50 कर दूं। अगर x इक्वल टू 50 कर दूं तो वो तो 1 से लेके 50 तक का एवरेज टाइम बताएगा, तो ये 50वें यूनिट का तो वक्त नहीं आएगा, तो क्या करूं मैं, वेल डन 50 माइनस 49 करूंगा। क्या करूंगा, बहुत अच्छा सोचा यार। तो अगर मुझे 50th बैच चाहिए, अगर मुझे 50th बैच चाहिए तो टोटल बैच है 50, और यहां पे आ जाएगा 49th, ऐसे। तो पहले मैं क्या करूंगा, यहां से लेके यहां तक 50 तक के लिए जाऊंगा, सही। फिर यहां से लेके यहां तक 49 तक के लिए जाऊंगा, तो 50 में से अगर 49 माइनस कर दूं तो ये जो 50वां, यहां से 50th यूनिट, यहां से आ जाएगा 50th यूनिट। भाई जब 49 बन गए, अब आगे 50th यूनिट की तैयारी शुरू हो गई ना, 50th यूनिट की तैयारी होगी, तो 50 माइनस 49 करके 50th यूनिट आएगा, ऐसे करके मेरा। ये देखिए बात समझ लगती है वाली, 50th यूनिट कैसे आएगा। और अगर मुझे 70th यूनिट चाहिए तो क्या करूंगा, 70 माइनस 69। अगर मुझे 45th यूनिट चाहिए तो क्या करूंगा, 45 माइनस 44, बस ये। अच्छा मजे की बात ये है कि x इक्वल टू 50 का टोटल टाइम तो है मेरे पास 1200 घंटे, अब बस 49 के निकालना रहेगा बस।
आंसर क्या है? 1180 आवर, ठीक है, दोनों को माइनस करें आंसर आ जाएगा 50th यूनिट टाइम, 50th यूनिट टाइम 1200 माइनस 1180, आंसर क्या है? 20 घंटे, इसका मतलब 20 घंटे बनेगा। लेवल चेक कर रहे हो, ये देखो देखो यहाँ से एक बात देखो, यहाँ से देखो, ये देख रहे हो 20 घंटे और इसको देखा 60 घंटे। पहला बैच 60 घंटे में बनता था और जो हमने 50वां बैच बनाया वो 20 घंटे में बन गया। ये देख रहे हो, समझ आई? पहले बैच का यहाँ पे देखो, पहले बैच का वक्त कितना था? 60 घंटे, तो अच्छा खासा एफिशिएंट हुए। और जो 50वां बैच बना, सॉरी 50 यार, 50th यूनिट लिखा हुआ मैंने यार, आपने बताया ही नहीं यार, ये 50th बैच है, 50th बैच 20 घंटे में बन गया, तो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो गया। ठीक है, बात समझ आई मेरी? चलिए नेक्स्ट सवाल पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए। टाइम टेकन फॉर फर्स्ट बैच 60 आवर है, लर्निंग रेट 85% है, टोटल प्रोडक्शन 1500 यूनिट है, बजटेड प्रोडक्शन 700 यूनिट है, प्रोडक्शन इज मेड इन बैचेस ऑफ 50 यूनिट्स हैं। अब आ गया लास्ट कंसेप्ट, लर्निंग विल स्टॉप आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ 25 बैच। 25 के बाद तो लर्निंग स्टॉप हो जानी है ना? जैसे 50वां बैच हमने लुट्ट मचा दी थी हमने, 50वां बैच 20 घंटे में बनेगा, तो उसने कहा 25 बैच के बाद लर्निंग स्टॉप हो जाएगी। सारा सवाल ऊपर वाला ही है, 1500 यूनिट है, डिवाइडेड बाय 50 करेंगे, और 700 डिवाइडेड बाय 50 करेंगे, ठीक है। और मुझे चाहिए 14 बैच, तो कहानी मेरी कुछ ये है, आज कहानी थोड़ी सी लंबी बननी है, लर्निंग स्टॉप वाला सीन भी आया हुआ है आज। 30 बैच और 14 बैच हमने अपने साल में बनाने हैं, तो टोटल कहाँ तक जाऊंगा? 44 बैच तक, ऐसी है ना? सही सही लिखा हुआ है। पर मसला ये 25वें बैच पे लर्निंग स्टॉप हो जानी है, तो यहाँ पे लर्निंग स्टॉप हो रही है 25वें बैच के ऊपर। लर्निंग स्टॉप एट 25th बैच, 25वें बैच के बाद लर्निंग स्टॉप होगी। इस ग्राफ जो डिक्लाइन करेगा 0 से लेके 25 तक करेगा, 0 से लेके 25 तक करेगा, और 25 के बाद तो ये रहेगा सारा कुछ। क्या ख्याल है? ग्राफ जो गिरेगा, वो तो ये सीन चलना है जरा, ग्राफ 1 से लेके 25 तक गिरेगा, 25 के बाद तो ग्राफ कांस्टेंट रहेगा। सही है। अब इस केस में हमने क्या करना, अच्छा जी, अगर मेरी लर्निंग 25वें बैच से स्टॉप हो रही है, तो फिर मुझे देखें कि 25वां बैच क्योंकि उसको मुझे लर्निंग स्टॉप करनी है, तो 25वां बैच, इसकी कैलकुलेशन कैसे आएगी?
25वीं बैच का वक्त चाहिए, मुझे इसका वक्त चाहिए ताकि ये देख सकूं कि ये 25वां बैच, क्योंकि जो इसका वक्त होगा आगे सारा का वक्त वही होगा। सही, जितने घंटे में 25वां बना, 26 ने भी उतने बनना है, 27 ने भी, आगे 30वां भी, 22वां भी, 40वां भी, 44 भी उसी टाइम पे बनेगा। ठीक है, 25वीं का वक्त चाहिए, तो 25 का वक्त कैसे आएगा? x इज इक्वल टू 25 और x इज इक्वल टू 24। आ 60 आवर्स आ गए। एटी 85% है तो 0 पॉइंट क्या था यार, 2344 मल्टीप्लाई बाय 25 कर दिया। आंसर बताएं क्या था? 705 आवर आ गए। जी, ये मेरे पास वक्त आ गया 25th यूनिट्स का, टाइम ऑफ यूनिट। ट्वेंटी 25th यूनिट टाइम। कितना आंसर आया? यानी कि 25वां यूनिट 22 घंटों में बनता है। 25वां यूनिट कितने घंटे बनता है? 22 घंटों में बनता है। ऐसे ही है, यहाँ तो कोई मसला। और ठीक है, आगे चलते हैं। अब आए जरा यहाँ पर। अब दो मसले आए। मुझे तो ये 14 के लिए चाहिए सारी कैलकुलेशन, ये 14 चाहिए मुझे, जो 2025 वाला है। सी यहाँ पे 2024 है और ये 2025 है, पर मुझे तो 2025 के ये वाले 14 यूनिट चाहिए। अब वो वाला टाइम मुझे कैलकुलेट करना है। अब वो वाला टाइम कैसे कैलकुलेट? वाह, ठीक है, चलिए यहाँ पर है जरा। टोटल बजटेड आवर, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? मेरी टोटल बजटेड आवर्स, टोटल बजटेड आवर कितने होंगे हमारे पास, और टोटल हमारे पास आवर्स है कितने वैसे? 44 बैचेस। रिक्वायरमेंट क्या है? टोटल वेस्टेड आवर्स, और टोटल वेस्टेड आवर्स हमारे पास कितने के हैं? 44 बैचेस। यानी कि 44 बैचेस अब बनाऊं तो टोटल आवर्स कितने होंगे? ठीक है, इसके अलावा हम 30 आवर्स के लिए भी निकाल सकते हैं, इसकी जो जो मर्जी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे 44 आवर्स के लिए कैलकुलेशन करनी है, पहले वो कर लेते हैं, फिर बीच में वैरायटियां लगा लेंगे। ठीक है, अच्छा जी, रिक्वायरमेंट मेरी क्या है? टोटल वेस्टेड आवर्स, और टोटल वेस्टेड आवर्स कितने हैं? 44 बैचेस के। टोटल 44 बैचेस ही बने ना। अगर 44 बैचेस का मुझे वक्त चाहिए, 44 बैचेस टाइम, जी 25th यूनिट टाइम है, यानी कि जो 25वां यूनिट बनेगा वो 22 घंटे में बनेगा। सॉरी, 25वां बैच है, जो 25th बैच बनेगा वो 22 घंटे में बनेगा।
ठीक हो गया। अब आ जाए, अब मुझे 44 बैचेस का वक्त चाहिए। तो मुझे तो पता है कि 1 से लेके 25 तक बैच, 1 से लेके जो 25 तक बैच है, फर्स्ट 25 बैच, जो फर्स्ट 25 बैच है उनका वक्त क्या लगा मुझे, 705 ऐसी है। और रिमेनिंग कितने बैच लगे, रिमेनिंग 44 में से 25 माइनस करो ना, ये फर्स्ट 50, ये फर्स्ट, इसका मतलब क्या है, पहले टोटल 25 बैच है, ये पहले टोटल 25 बैच है ना, उनका वक्त तो ये आ गया। अब आगे 25 से लेके मुझे 44 तक जाना है, तो 25 से लेके 44 कैसे आएगा, 44 माइनस 25 करो कितने आता है। तो फिर नेक्स्ट 19 बैचेस का टाइम क्या होगा, तो भाई एक बैच के लिए एक जो लर्निंग लगती है 25 के बाद जो बैचेस बनेंगे, हर एक बैच 22-22 घंटे में बनेगा। जो 26वां बैच बनेगा वो भी 22 घंटे में, 27वां भी 22 घंटे में, 28वां भी 22 घंटे में, 29वां भी, 30वां भी 22 घंटे बनेगा। ये नेक्स्ट 19 बैचेस बनेंगे और हर एक बैच ये 22 घंटों में ही बन रहा। ये देखिए बात समझ नहीं मेरी, कितना आंसर है, 418। और 44 बैचेस का वक्त आ जाएगा, ये क्या आंसर आता है, 1123 आवर्स, ये हमारे पास आ जाएगा। और ये पहले 25, अगले 99, और ये वक्त आ जाएगा 44 बैचेस टाइम, ये 44 बैचेस टाइम आ गया। क्या मसला तो पूछ मुझसे। और अगर मुझे ये चाहिए, और अगर मान लो एग्जांपल दे रहा हूं, अगर मुझे मान लो मुझे ये 14 बैचेस का टाइम चाहिए, इन 14 बैचेस का टाइम चाहिए, तो क्या करूंगा, चुपचाप 22 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 25 के बाद तो हर एक बैच 22 घंटे में बन रहा है। वो बेशक ये वाले 14 हो, 30 से पहले जो मर्जी फोड़े, 25 के बाद तो पर बैच चल ही 22 घंटों का है। तो अगर ये 14, ये वाले 14 चाहिए ना, 24 से लेके 25 तक, तो 14 मल्टीप्लाई बाय 22, बात समझिए। तो अगर मैं एक और रिक्वायरमेंट यहाँ पे डालूं, एक और रिक्वायरमेंट बनाऊं, यहाँ पे कौन सा सवाल था ये, अगर एक और रिक्वायरमेंट बनाऊं जैसे हम शुरू में करते थे, टाइम टेकन फॉर 2025 बैचेस, टोटल टाइम टेकन फॉर 700 units in 2025, ठीक है। तो कितना टाइम लगेगा, 700 यूनिट्स हैं, तो बैचेस आपको पता है 14 बनने हैं, सो 14 बैचेस हैं, और एक बैच आपको पता है 22 घंटों का बनता है, 308, ये इसमें बनेगा, आगे तो बस यही चलेगा। क्या बात समझ आई, जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, ये खुद से करो जरा, क्वेश्चन नंबर 7 करो जरा। आंसर बस डायरेक्ट बता देना, ये आपका वैसे होमवर्क वाला सवाल था, प्रैक्टिस के लिए।
हुआ? कितना आंसर है? ठीक है, तो कहानी कुछ ये होगी, 10 बैच और 24 सत्ते 12, 5 और मिला के 17 बन गए, और 25 में जाके लर्निंग स्टॉप हुई जाके 15 हुई। ठीक है, तो पहले 15 बैच फिर बैच आ जाएंगे। ठीक है, तो टोटल 702 ओवर आए। ये आता है टोटल बैचेड ओवर, टोटल बैचेड ओवर इसके आएंगे 17 बैचेस के, 17 बैचेस। हाँ, ये 17 बैच ही आ रहे हैं ना। हाँ, 17 बैच ही आएगा। और अगर मान लो मुझे चाहिए इन 5 यूनिट के, सिर्फ इन 5 यूनिट के चाहिए। नहीं 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 नहीं, 15 के बाद लर्निंग स्टॉप हो रही है, तो 2 यूनिट आएगा, 2 यूनिट आएंगे उसके हिसाब से स्टॉप वाले के साथ, और पीछे वाले अलग से चलेंगे। उसके लिए आपको 12 से 15 का डिफरेंस लेना पड़ेगा। ये वाला सीन चलना है। अगर ये 5 चाहिए ना, अगर ये वाला 5 चाहिए तो इसके लिए 2 सीन चलने हैं। ये 5 चाहिए, तो 12 के बाद 15th पे हो रही है लर्निंग स्टॉप, तो ये 3 वाले यूनिट होंगे पीछे वाले और 2 यूनिट इससे आगे वाले। तो ये वाले जो 2 यूनिट होंगे, ये जो 15 पे लर्निंग स्टॉप हुई उसके साथ होंगे, और फिर ये वाले 3 यूनिट चाहिए। ये 3 यूनिट कैसे आएंगे? 12 टोटल, 15 टोटल, फिर 15 में से 12 माइनस करोगे तो फिर ये 3। खैर इतनी मुश्किल तो उसकी कम्प्लेक्सिटी डाली नहीं है, लेकिन बात हो सकती है। अगर मुझे 5 यूनिट चाहिए तो आंसर कितना आ सकता है? टाइम टेकन फॉर 5 बैचेस, 5 बैचेस, टाइम 2025 वाले, क्या आंसर आता है? 166 आवर। तो ये कैसे आया होगा, दोबारा सुन लें यार। 15 के वजह लर्निंग स्टॉप हुई है, 15 के वजह लर्निंग स्टॉप हुई है, तो आवर्स क्या थे? 15 की जब लर्निंग स्टॉप हुई तो आवर्स क्या थे? 636, यानी 15th यूनिट पर लर्निंग जब स्टॉप हुई तो आवर क्या आए थे? 636। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 636 से आगे होंगे, ऐसे ही। मैं आगे वाले 2 यूनिट की बात कर रहा हूँ यार, 33 पर बैच है, तो ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 33 वो हो गया 66, ये हो गया। मुझे ये वाले 3 चाहिए ना, ये वाले 3 चाहिए, तो ये वाले 3 कहाँ से आएंगे? यहां से यहां तक 15, और यहां से यहां तक ये 12, फिर ये वाले 3, ये वाले 3, ये वाले ऐसे आएंगे। बात समझ नहीं मेरी? तो वो 3 कैसे आए, उनका आंसर क्या देगा? पहले आएगा 15th यूनिट का, ठीक है, तो जो भी आंसर आता है, तो जो रिमेनिंग 3 यूनिट बनेंगे उसका डायरेक्ट आंसर बता दो बस। 100 आता है, तो ये बन के 166 ऐसे बना होगा। ठीक है, ये 100 कैसे आया? x इज इक्वल टू 15 के लिए, और फिर x इक्वल टू 12 के लिए आपने की होगी। तो बताओ 15 का आंसर क्या आता है? 636, और 12 का आंसर क्या आता है? 536। तो इन दोनों, इसको इसमें से माइनस किया होगा, तो ये 3 यूनिट का आंसर, ये 3 यूनिट बैचेज है ना, 15 में से 12 माइनस किया तो 3 बैचेज का टाइम 100 आ गया, और वो 100 ये लिखा। बात समझ आई मेरी? कॉम्प्लेक्स वैरायटी लगा दी, एग्जामिनर इतना नहीं कंफ्यूज करता।
ये इतना कंफ्यूज नहीं करते, मैं तो ये तो बहुत ही आगे निकल गया ना मैं। चले जी लास्ट खत्म पे, चलो खत्म। अगर वो रेट ही ना दे, अगर वो लर्निंग रेट ही ना दे, एग्जाम ही नहीं कर, ये तो मैं आपको पता है कहीं पे रेट दिए नहीं है 85% 90, एग्जामिनर ना डायरेक्ट बताता 0.1253 डायरेक्ट आंसर ही बताता है आपको, बी कैलकुलेट नहीं करवाता आपसे, सही है, क्योंकि बच्चों की कैलकुलेट करने की होती नहीं, इसलिए हमने कैलकुलेट ही करवाया वरना कोई आंसर गिवन होगा ये हमेशा ये एग्जाम में, जब आपको एग्जाम में पास में दिखाऊंगा आपको, ये गिवन करता है एग्जाम, ये पहले गिवन कर देता है, टेंशन आ रहा है, टाइम नहीं होता ना इतना। एग्जामिनर मान लो कि अगर वो लर्निंग रेट कैलकुलेट करवा ले तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए एक टेबल बनता है, यहाँ पे यूनिट्स आ जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे आवर्स आ जाएंगे, और यहाँ से इन दोनों को डिवाइड करने का यहाँ पे एवरेज आवर्स आ जाएंगे। ये लर्निंग रेट कैलकुलेट करने का पूरा एक टेबल बनता है, वो मैंने आपको करवाया नहीं क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। टाइम टेकन फॉर फर्स्ट 50th यूनिट, ये जो पहला वाला होता है ना, पहला वाला वो होता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 50 आया, यहाँ पर आ जाएगा 80, इसका मतलब ये होता है पहले 50, ये सारे क्यूमुलेटिव यूनिट्स चल रहे थे, ये क्या चल रहे हैं, क्यूमुलेटिव यूनिट्स, पहले 50 यूनिट्स बनाने का वक्त कितना है 80, तो इसका एवरेज कितना आया, 80 को 50 से डिवाइड करो, कितना है 1.6 आवर, ये 1.6 आवर आ गया, ठीक हो गया। अब आगे फर्स्ट 100 यूनिट, आपको पता है क्यूमुलेटिव इफेक्ट चल रहा है 1 से 50, 1 से 100, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 100, ठहरे से दोहरा पड़ गया, तो फर्स्ट 100 का क्या आया 3, 3.2, क्लियर है। अब लर्निंग रेट निकालने के लिए अब इसको डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से लर्निंग रेट आ जाएगा, सो लर्निंग रेट आ जाएगा, क्या आंसर आया 3.2 डिवाइडेड बाय 1.6, आंसर कितना आएगा इनटू 100, परसेंटेज में होता है ना, सो 200% आ गया, सो 200% जो है ये लर्निंग रेट चल रहा है आपको, अगर कभी फाइंड करना पड़ जाए तो इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। बात समझ आ गई, ठीक है, चले बस ठीक है, इतना काफी है। डीआईसी वाला सवाल करना है कर लेते हैं अभी, बट डीआईसी वाला सवाल कर लेते हैं फिर छुट्टी, कल इंशाल्लाह स्मार्ट प्रोसेसिंग वाला सवाल करेंगे, उसमें फिर टारगेट कास्टिंग और लर्निंग कर्व जो है दोनों के दोनों साथ आ जाएंगे। डीआईसी में डेनमार्क आइसक्रीम में आ जाए जरा, जी सवाल पढ़ लिया आप लोगों ने, क्वेश्चन पढ़ लिया, पढ़ देता हूँ। डेनमार्क आइसक्रीम रन वेरियस आइसक्रीम पार्लर क्रॉस सिटी, बिलो इज द एवरेज वीकली इंफॉर्मेशन, सेल आ गई, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट आ गया। डीआईसी इज नाउ प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस फ्रोजन योगर्ट, उसने कहा यार मैं अब दही भी बेचता हूँ, इन एडिशन टू एग्जिस्टिंग आइसक्रीम रेंज टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर, कहता है पहले लोग मेरे पास आइसक्रीम खरीदने आएंगे, योगर्ट भी खरीदने आएंगे, तो जब वो दही खरीदेंगे आइसक्रीम साथ खरीद लेंगे, आइसक्रीम खरीदेंगे साथ दही खरीद लेंगे, ठीक है। इन दिस रिगार्ड इंफॉर्मेशन हैज बीन गैदर्ड, सेल ऑफ 800 फ्रोजन योगर्ट कप एवरी वीक इज एक्सपेक्टेड, कितनी सेल करेंगे आप,
हर हफ्ते 800 फ्रोजन योगर्ट बेच देंगे। जबकि सेलिंग प्राइस कितनी रखी है, 190 पर कप रखी है। इट इज एक्सपेक्टेड दैट इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रोजन योगर्ट वुड आल्सो इंक्रीज सेल वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम। कहता अब वो जो दही खरीदने आएंगे साथ बच्चे भी आएंगे, तो बड़े दही खरीदेंगे, बच्चे क्या करेंगे, उस चक्कर में हमारी आइसक्रीम खरीद लेंगे, तो आइसक्रीम की सेल जो है वो 10% हमारी बढ़ जाएगी। तो देखा हो ना, दुकान वाले ऐसे ही करते हैं। अगर आप किसी बेकरी में चले जाओ ना, फ्रंट पे चॉकलेट सजाई होती है, फ्रंट पे खिलौने सजाए होते हैं। बंदा यार खिलौने तो छुपा लो यार। अब वो बच्चे देखते हैं हाँ टॉयज आ रहे हैं, और वो बस पे रोना पिटना शुरू उनका। वो फ्रंट पे चॉकलेट रखेंगे, फ्रंट पे सारी बच्चों की चीजें रखेंगे। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ फ्रोजन योगर्ट 150 पर कप के फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो गई 12% ड्यू टू लॉन्चिंग ऑफ मार्केटिंग कैंपेन ऑफ फ्रोजन योगर्ट। उसके चक्कर में हमारी फिक्स कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। और DIC टारगेट इज अचीव प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 14% आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग फ्रोजन योगर्ट। फ्रोजन योगर्ट के बाद कितना प्रॉफिट हासिल करना चाहते हैं, 14%। कंप्यूट द कॉस्ट गैप, तो कॉस्ट गैप कैलकुलेट कर दो। बस फिर नीचे थ्योरी वाला सवाल है, उसको फिर बाद में देख लेंगे। तो कॉस्ट गैप कैलकुलेट करना हमने, तो कॉस्ट गैप कैसे आएगा, एक्सपेक्ट कॉस्ट माइनस टारगेट कॉस्ट। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास कॉस्ट गैप आ जाएगी। इसके लिए वर्किंग 1 बना लेते हैं, इसके लिए वर्किंग 2 बना लेते हैं, दोनों करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। डन। पहले कौन सी वर्किंग करेंगे, वर्किंग 1 करनी है। वर्किंग 1 में कौन है, एक्सपेक्टेड कॉस्ट। पहले हमेशा टारगेट कॉस्ट कैलकुलेट किया करें, वो आसान होती है, वो आसान होती है, ताकि 2 नंबर तब क्या हो ना। एक्सपेक्टेड कॉस्ट मुश्किल होती है, उसमें टाइम लगता है। चलो अब कर लेते हैं हम, तो क्लास में कोई टेंशन नहीं। तो एग्जाम में पहले टारगेट कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, वो क्योंकि वो मुफ्त के नंबर होते हैं। एक्सपेक्टेड कॉस्ट में आ जाए जनाब, एक्सपेक्टेड कॉस्ट में आ जाए। अच्छा जी, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दो ही कॉस्ट है हमारे पास, ऐसी है। सो वेरिएबल कॉस्ट दो तरह की आ जाएगी हमारे पास आज, क्या आइसक्रीम के साथ आज फ्रोजन योगर्ट भी तो बेच रही है ना। वेरिएबल कॉस्ट दो तरह की आ जाएगी, एक आइसक्रीम की, फिक्स कॉस्ट तो एक ही रहती है ना, और एक योगर्ट की। वेरिएबल की क्या थी हमारे पास, ये आइसक्रीम की थी 350। जिंदा हो, हाँ तो ना कर दो यार, ये 350 आ गई, ठीक है। अच्छा, अब इससे हुआ क्या था, अब योगर्ट आने से क्या ये हमारी आइसक्रीम की वेरिएबल बदलेगी, नहीं बदलेगी, नहीं बदलेगी। हाँ, अब यहां से ये ट्रिक था, असल में मसला था सेल वॉल्यूम बढ़ेगा, खत्म था। ये जो सेल वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है ना, इसमें दो चीजें होती हैं। इसमें सेल भी अगर इंक्रीज होगी तो वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, क्योंकि जब चीजें ज्यादा बेचूंगा वो तभी बेचूंगा ना जब ज्यादा बनाऊंगा, ज्यादा बनाऊंगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी तो आएगी। ये जो वर्ड है ना इंक्रीज इन सेल वॉल्यूम, इसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट का इंक्रीज ऑटोमेटिकली छुपा हुआ था भाई, ये ट्रिक था इस सवाल में। डन हो गया। अब वेरिएबल कॉस्ट को 10% बढ़ाना है तो बढ़ा देता हूँ, क्योंकि सेल वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, तो 1.10 कर दिया। आंसर कितना आया, और योगर्ट कितने का था यार, एक डब्बा 150 का, 150 पर कप था, और बेचने कितने हो, 800, 800 बेचने। सो 800 इंटू 150 कितना आया, 1,20,000, बस ठीक है। और फिर क्या रह गया, फिक्स कॉस्ट, वो तो आसान ही है। फिक्स कॉस्ट ऊपर से देखो कितनी आइसक्रीम की थी, आइसक्रीम फिक्स कॉस्ट कितनी थी यार, 100, और अब बढ़ जाएगी क्योंकि कंपेन की है 12%, है ना।
12% बन गया, 112 आ गई। चलो जी, आंसर क्या आया? 617। चलो ये तो मसला हल हुआ। तो ये आ जाएगा एक्सपेक्टेड कॉस्ट 617। सो 617 आ गया, डन हो गया। अब क्या रह गया मेरे पास? एक्सपेक्टेड कॉस्ट आ गई। अच्छा जी, वर्किंग टू पे आ जाए। टारगेट कॉस्ट, ये तो डायरेक्ट भी आ सकती है। टारगेट कॉस्ट में आ जाए यार। टारगेट कॉस्ट कैसे कि सेल माइनस प्रॉफिट से, सेल माइनस प्रॉफिट से टारगेट, टारगेट आ जाएगा ना। तो सबसे पहले देखें, सेल माइनस प्रॉफिट करूँ तो सेल लिख लेते हैं जी। सेल लिख लेते हैं किसकी? आइसक्रीम की और योगर्ट की। आइसक्रीम की सेल कितनी है? 500, 500 बेचता हूँ। कितनी बेचता हूँ? 500। और 10% ज्यादा हो जाएगी सेल। कितना आंसर है? और योगर्ट कितने की बेचनी है? 800। और एक योगर्ट कितने की बेचता हूँ? 190 का कप मिलता है, तो 800 मल्टीप्लाई 190, 152। टोटल सेल कितनी आती है? 702। अब इसमें माइनस करूंगा प्रॉफिट। ये माइनस प्रॉफिट करने की जरूरत नहीं होती है, ग्रॉसिंग कर लो डायरेक्टली। प्रॉफिट कितना है यार? 14%, यानी कि 86 ले लो डायरेक्टली। सो 702, 14% प्रॉफिट है। कितना आंसर है? 98 तकरीबन बन जाता है ये। 604, जो मर्जी कर लो 4। तो 604 आ गया। तो 604 उठा कर इधर लिख कर आओ। टारगेट कॉस्ट कितना आ गया? कितना? 13। आंसर आ गया। देख लो कोई मसला आता है इसमें। यहीं से कंफ्यूज होंगे मेरे ख्याल से आप। 10 सेल वाली ये मसला। हाँ, कॉस्ट गैप चाहिए ना। कॉस्ट तो कॉस्ट दोनों की ना। पहले आइसक्रीम की कॉस्ट आई, अब योगर्ट की कॉस्ट आ जाएगी। तो फिर सेल योगर्ट की और सेल आइसक्रीम की, दोनों दोनों चलेंगे ना। टोटल कॉस्ट जब कैलकुलेट करते हैं सारे सारी प्रोडक्ट के टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे ना, किसी प्रोडक्ट को मिस थोड़ी करूंगा। मतलब अगर मैं कह रहा हूँ टोटल कॉस्ट, क्या टोटल कॉस्ट में योगर्ट की कॉस्ट नहीं? क्या योगर्ट मुफ्त बन रहा है क्या? तो उसकी कॉस्ट तो है ना, तो अभी मिलाऊंगा मैं। आइसक्रीम बना रहा हूँ वो भी मिला रहा हूँ। फिर तीसरी भी प्रोडक्ट होती है उसकी भी कॉस्ट मिलाता है, मुफ्त थोड़ी बन रही है। अलग अलग भी कर सकते हैं। यानी कि आइसक्रीम की कॉस्ट अगर मैं अलग करूँ तो आइसक्रीम की कॉस्ट क्या है? आइसक्रीम की कॉस्ट क्या बच्चों? हेलो बच्चों, इधर आओ यार, ये देखो जरा यार। आइसक्रीम कॉस्ट ये 385 है ना, वेरिएबल है ना। और फिक्स कितनी है उसकी? 100 है ना। 100 है बस। तो ये आइसक्रीम की कॉस्ट आ गई टोटल। तो ये क्या आ गई? आइसक्रीम कॉस्ट आ गई। योगर्ट की कॉस्ट चाहिए तो 120, और यहाँ सिर्फ 12, यहाँ से सिर्फ 12, यहाँ सिर्फ 12 आ जाएगी। बस समझ आ रही है? फिक्स कॉस्ट कंबाइन क्यों नजर आ रही है यार? जहाँ पे हमने मशहूरी करनी है ना, जहाँ पे तस्वीर आइसक्रीम की होगी वहाँ पे योगर्ट भी छाप देंगे, है ना। तो वही करेंगे। दोनों बेच रहा हूँ मैं। वेरिएबल कॉस्ट अलग क्यों है? क्योंकि दोनों की मैन्युफैक्चरिंग अलग होती है। फिक्स कॉस्ट कंबाइन क्यों है? जहाँ पे आइसक्रीम में तस्वीर लगानी है वहाँ पे योगर्ट की तस्वीर लगा कर दोनों को इकट्ठा बेचेंगे। ठीक है जी। हाँ,
फाइन लिमिटेड वाला करवा दूं या हो गया था? वो हो गया था। हाँ, नहीं समझी। नहीं, अगर करवाना तो करवा लो, मुझे मसला नहीं है, ये कंफ्यूजन है तो करवा लो, मुझे इशू नहीं है। फाइन लिमिटेड वाला बच्चों ये हो गया था। कौन से वाला? परचेज 60% मटेरियल, रिप्लेस 40% स्किल लेबर इन सेमी स्किल लेबर, ये वाला। अच्छा, पॉइंट नंबर 4 पढ़ लो जरा। इसमें मुश्किल ही सेमी स्किल्ड वाला ही है। पॉइंट नंबर 3 इसमें से टेक्निकल है बस, बाकी तो बाकी सीधा ही है मेरे ख्याल से। पढ़ लिया? चलें जी। कहता है कि सेमी सेमी स्किल जो लेबर है वो पर आवर के 100 लेती है। टोटल ये बन गया अच्छा जी, रिप्लेस 40% ऑफ सेमी स्किल, सॉरी, रिप्लेस 40% ऑफ स्किल लेबर विद सेमी स्किल लेबर। हमने क्या किया, 40% स्किल्ड लेबर को रिप्लेस कर दिया और उनको कहा कि आप काम ना करें, और उनकी जगह 40% सेमी स्किल वर्कर को दिया। ठीक हो गया? इट इज एस्टिमेटेड दैट सेमी स्किल वर्कर विल टेक 30% मोर टाइम। जाहिर है जब लाइक की जगह नलाइकों को बिठाऊंगा तो नलाइक क्या करेंगे, 30% टाइम ज्यादा लगा देंगे। ठीक है? और इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो सारी की सारी कॉस्ट के ऊपर 10% पड़ते रहने, हर एक कॉस्ट के ऊपर 10-10% इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट पड़ता रहेगा। ठीक है? अच्छा जी, अब आ जाए यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे होगी सेमी स्किल लेबर। सेमी स्किल लेबर में सबसे पहले हमने देखने कि कितने आवर्स उन्होंने काम किए हैं। टोटल आवर जो हैं वो सेमी स्किल लेबर ने इन रिप्लेसमेंट में वो कितने काम किए हैं जनाब। टोटल आवर कैसे आएंगे, टोटल आवर कैसे आएंगे? सेमी स्किल्ड का कितने आएंगे? सेमी स्किल्ड लेबर 5 मिलियन है और रुपीज 100 पर आवर है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 50,000 है। इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास सेमी स्किल लेबर दो तरह की आ गई, एक एग्जिस्टिंग आ गई और एक इन रिप्लेस पे आएगी। ऐसी इन रिप्लेस पे आएगी। जो एग्जिस्टिंग वाले हैं पहले सबसे पहले देखना वो कितना काम करते थे, तो एग्जिस्टिंग वाले 50,000 घंटे काम करते थे। यहां तो कोई मसला, 50,000 आवर काम करते थे। अच्छा जी, और इन्फ्लेशन का फैक्टर इस पे लगा लो या कॉस्ट पे लगा लो, ये आपकी मर्जी होगी। इन्फ्लेशन का फैक्टर इस पे लगा लो या कॉस्ट पे लगा लो, ये मर्जी है, तो कॉस्ट पे लगा लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया एग्जिस्टिंग जो है वो लेबर 50,000 घंटे काम करती है। डन हो गया? अब जो इन रिप्लेस वाले आएंगे,
अब वो कितने घंटे काम करेंगे, अब वो हमने कैलकुलेट करना है इन रिप्लेस वाले। अब वो इन रिप्लेस वाले जो है ना 50,000 घंटे काम करते थे, पर ये थोड़े से नालायक इंसान है तो ये 1.3 पे ज्यादा करेंगे घंटे काम। ये मेरी बात समझ आ रही है? क्वेश्चन मसला नहीं, दोबारा करो इसको, जरा ठहरो जरा। ये स्किल्ड के आवर कितने आए थे स्किल्ड के? हाँ, इस ये यूज करने ना मैंने 80,000 आवर, क्योंकि इसकी जगह पर आ रहे ना, तो स्किल्ड जो है ना वो 80,000 यूज करते थे, यानी कि 80,000 का, अब ये 40% रिप्लेसमेंट में आ रहे हैं, 40% रिप्लेसमेंट में आ रहे हैं, तो 80,000 का आवर्स का 40% ले लेंगे, यानी कि ये स्किल्ड वर्कर इतना काम करते थे। बात समझ आ रही? 40% अगर स्किल्ड लेबर होते तो वो इतने घंटे काम करते, क्योंकि अभी सेमी स्किल्ड है, ये उनके रिप्लेसमेंट में आ रहे हैं, वो इनसे 30% ज्यादा वक्त लगाएंगे, तो मल्टीप्लाई क्या कर दूंगा 1.3 से। क्या आंसर है? 41600, ये टोटल आवर आ जाएंगे जो मुझे चाहिए थे। क्या आंसर है? 91,600 आवर्स आ गए। अब मुझे क्या चाहिए, इनकी कॉस्ट चाहिए, तो कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। सेमी स्किल्ड लेबर, सेमी स्किल्ड लेबर की कॉस्ट चाहिए, कितने घंटे काम किए 91,600, और एक घंटे कितने पैसे ले रहे हैं 100 है, और इन्फ्लेशन बढ़ गई, मल्टीप्लाई बाय 1.10 कर दूंगा। आंसर कितना आया? 10.076 मिलियन, ये आंसर आ जाएगा। ये राउंडिंग कर लेना, सारा ना करना, बस ये आंसर आएगा आपका सेमी स्किल्ड लेबर का, ये कॉस्ट आ जाएगी। डन? स्किल्ड में, स्किल्ड में ज्यादा, अब वो 80,000 है ना, अब वो वहां पे 60% रह जाएगा। 60% नहीं लेंगे, क्योंकि 40% तो इनका इधर यूज कर लिया ना हमने। क्या? जो भी आंसर आता है, आता होगा जो भी आता है। अब स्किल्ड लेबर पीछे 60% में रह जाएगा ना, यानी कि उनका टाइम कितना रह जाएगा? हाँ, वो 48,000 आवर आ जाएगा, और मल्टीप्लाई पर आवर उनका जो रेट है 125 है, तो मल्टीप्लाई करूंगा 125 से और मल्टीप्लाई बाय 1.10 करूंगा, ये स्किल्ड लेबर की कॉस्ट आ जाएगी। कितनी आती है? 6.6 मिलियन, ये आ जाएगी, ये स्किल्ड लेबर की कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि वहां से 40 निकाल के, वहां से 40 निकाल दिया, उनको पता नहीं कहाँ किया, उनको अल्लाह हाफिज, तो उनकी जगह सेमी स्किल्ड को बिठा दिया हमने, तो उनका टाइम 60% रह जाएगा ना। ठीक है, जब वो 100% स्किल्ड होते थे तो 80,000 घंटे में काम करते थे, अब उनमें से 40% निकल गए, तो जब 40% निकल गए तो रिमेनिंग 60 रह गए, तो 60 वाले 48,000 तक का काम करेंगे। डन हो गया? और कोई मसला इसमें? ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। या स्मार्ट प्रोसेसिंग ट्राई कर लेना, छुट्टी है कल तो वेले नहीं कमे होंगे। हाँ, मैं नोट भेज दूंगा, ये वाला कर लेना, नहीं तो ये वैसे मैंने करवाना था, लेकिन क्योंकि अब छुट्टी है कल, तो स्मार्ट प्रोसेसिंग वाला ट्राई कर लेना ज़रा यार, स्मार्ट प्रोसेसिंग वाला, ये लर्निंग कर्व के साथ है। ठीक है, और फाइन वाला खो गया, टारगेट वाली आज स्लाइड, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।